नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान होटलों और ढाबों में नेम प्लेट लगाने की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जिस ढंग से कटघरे में खड़ा किया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। कावड़ यात्रा हर साल निकलती है और लगभग 4 करोड़ से अधिक कावड़िए यात्रा में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करते हैं। कावड़ यात्रियों की थकान को मिटाने के लिए कई बार जगह जगह पर शिविर भी लगते रहे हैं और पिछले कुछ सालों से तो अब हिंदुत्व को ही सब कुछ मानने वाली जो सरकार है वो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आती है। यह अलग बात है कि भक्ति भाव में लीन कुछ कावड़िए जय भोले और बम भोले का नारा लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ कावड़िए ऑटो रिक्शा, सब्जी के ठेले और जो गाड़ी चलाते हैं राहगीर, उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ करते हैं और इसी तोड़ फोड़ को वो अपनी पूजा पद्धति भी मान बैठते हैं। इस साल भी जब से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई है तब से कावड़ियों के द्वारा जो है वो गाड़ियों पर तोड़ फोड़ करने और आम लोगों के साथ जो मारपीट करने की घटनाएं हैं, अनेक हिंसक घटनाएं हैं, वो हमको देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, कभी कावड़ यात्रा के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि होटलों और ढाबों के मालिकों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया हो। दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने की जो शुरुआत है वो मुजफ्फरनगर से हुई और फिर देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश लागू कर दिया गया और फिर विवाद छिड़ गया। जो आदेश निकला उसका आमजन में तो विरोध देखने को मिला ही, राजनीतिक दलों ने भी जोरदार ढंग से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। सबने इस आदेश को वापस लेने की मांग की और ये कहा कि आदेश पूरी तरह से जाति, धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला है, गैर संवैधानिक है। एनडीए गठबंधन से जुड़े कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है वह दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों को अपमानित करने वाला है, उनका अपमान करता है। उत्तर प्रदेश की देखा देखी, जहां उत्तराखंड है, वहां पे भी भाजपा की सरकार है। जब यह आदेश लागू किया गया तो उत्तराखंड सरकार ने भी इस आदेश को लागू किया। तब एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा और अपने अंतरिम आदेश में ये लिखा कि दुकानदारों को किसी भी तरह से अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। कावड़ियों को वेज भोजन मिले और साफ सफाई की व्यवस्था रहे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है यह भी बताना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्यों से 26 जुलाई यानी शुक्रवार तक जवाब मांगा था। इधर अपने जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ किया है कि यह फैसला सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया था। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने का निर्देश जारी किया गया था, सुनिश्चित किया गया था, वह यह था कि गलती से भी कावड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए और शांति सुनिश्चित रहे। यूपी सरकार ने नेम प्लेट आदेश के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसका विरोध किया और अदालत से याचिकाओं को खारिज करने की अपील भी की। सरकार का कहना है कि याचिका में लगाए गए जो आरोप हैं, तथ्य हैं, वो पूरी तरह से सही नहीं है। कानून और व्यवस्था को कायम रखने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है, तो राज्य सरकार को यह काम करने दिया जाए। सरकार के इस जवाब के बाद सवालों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है। यह सही है कि आस्था और धार्मिक भावनाओं का अपना सम्मान है, लेकिन जो शख्स कावड़िया नहीं है, राहगीर है, क्या उसके जानो माल की सुरक्षा और उसका सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है? कावड़िए हर साल कहीं ना कहीं मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन जो सरकार की पुलिस है वह सब कुछ देखते रहती है और मूक दर्शक बने रहती है। कौन क्या खाएगा और कौन कपड़ों से पहचान में आ जाएगा, जैसे ये जो कुछ भी घोषित अघोषित फरमान होते हैं, ये पहले भी
चर्चा में आते रहे हैं। लेकिन सरकार से यह तो पूछा ही जाना चाहिए कि कांवड़िए देश के किस कानून के तहत गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। यदि सरकार की पहली प्राथमिकता शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना है तो कांवड़ियों के द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा पाती है। बहरहाल जो कांवड़ यात्रा का विवाद है वह अभी थमा नहीं है और लगता भी नहीं है कि यह विवाद इतनी जल्दी थम जाएगा। एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं वह भी सीएम योगी के आदेश के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। 29 जुलाई को यूपी विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है तो लगता है कि यह मामला विधानसभा में भी जोर शोर से गूंजेगा। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, उनका कहना है कि उनकी पार्टी इस मसले को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर चुकी है। मामला उठेगा और बीजेपी को बिना मतलब का जो फैसला उन्होंने आदेश जो निकाला है उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इधर देश के राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना है कि लोकसभा में बुरी तरह से पराजय के बाद योगी हिंदुत्व के अपने पुराने और तगड़े पैटर्न पर लौटने की कवायद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से राजनीति के गलियारों में यह चर्चा भी कायम है कि योगी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अब तब में योगी हटाए जा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षक यह भी कहते हैं कि योगी को डिस्टर्ब तो किया जा सकता है लेकिन उनको हटाना आसान नहीं होगा। प्रेक्षकों का कहना है कि जो कांवड़ यात्रा का विवाद है वह केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते हुए टकराव का ही परिणाम है। बहरहाल जो भी हो यह तो मानना ही होगा कि कोर्ट ने हाल फिलहाल योगी के आदेश की मिट्टी पलीत कर दी है। दोस्तों, इधर राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही तनातनी देखने को मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसे हटा लिया है। यानी अब ये साफ हो गया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में खुलकर हिस्सेदारी दर्ज कर सकते हैं या दर्ज कर पाएंगे। यह बताना ये लाजमी होगा कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं संघ और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगभग 58 साल से जारी था। यह प्रतिबंध तब भी नहीं हटा जब आरएसएस की गाइडलाइन में जनसंघ ने जनता पार्टी में शामिल होकर वर्ष 1977 में सरकार बनाई थी। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी यह प्रतिबंध लागू था और इधर प्रधानमंत्री मोदी के पूर्ण बहुमत वाले पिछले 2 कार्यकाल में भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के सहारे यानी बैसाखी सरकार चला रहे हैं तब इस तरह का फैसला आया। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि मोदी ने अब भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का साथ नहीं छोड़ा है और वे योगी से किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते। पिछले दिनों संघ और सरकार के बीच टकराव की खबरें भी आम हुई थी। माना जा रहा है कि संघ और सरकार के बीच टकराव को दूर करने का प्रयास भी किया गया है। इधर जो लोग दक्षिणपंथ की राजनीति में रुचि रखते हैं उन लोगों का यह कहना है कि संघ किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं है। संघ पूरी तरह से एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि 1951 में जनसंघ का गठन हो या फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय, ये दोनों ही पार्टियां आरएसएस की ही उपज के चलते सामने आई थी। इधर सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह की बातें देखने सुनने को मिल रही है। जन सामान्य का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी चोरी छिपे संघ की गतिविधियों में हिस्सेदारी दर्ज करते थे वे यदि अब खुलकर भाग लेंगे तो पूरी तरह से
एक्सपोज हो जाएंगे। दक्षिणपंथियों की सरकार में तो उनकी स्थिति शायद ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन यदि कभी सरकार बदली या परिवर्तन की कोई स्थिति बनी तब उन पर तबादलों की गाज गिर सकती है, यानी कि वे मुसीबत में आ सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि सरकार का यह फैसला उन अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दे सकता है जो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से बचा करते थे, यानी डरते थे पहले जाने के लिए या इच्छुक रहते थे मगर नहीं जा पाते थे। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार के इस आदेश के बाद ईडी, आईटी, सीबीआई, चुनाव आयोग और जितने भी महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े हुए जो सरकारी अधिकारी हैं, अब वे आधिकारिक तौर पर संघ से जुड़ी हुई अपनी साख को साबित कर सकते हैं। चतुर्वेदी का कहना है कि बहुत ही शर्म की बात है कि केवल भारत माता के हितों से जुड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपने वैचारिक हितों को प्राथमिकता देने की तरफ लेकर जा रही है। सांसद ओवैसी का कहना है कि सरकार का यह जो आदेश है वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि इसने शुरू से ही संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ओवैसी का कहना है कि आरएसएस का हर सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। अगर कोई सिविल सेवक आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता। दोस्तों, बीते सप्ताह मोदी सरकार का बजट भी पेश हो गया, लेकिन बजट को लेकर आम जन के बीच कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। राजनीतिक दलों ने भी बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है और ये सही भी लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा धनराशि का जो आवंटन है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को ही किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को कॉपी पेस्ट बजट करार दिया है। खड़गे का कहना है कि जो कांग्रेस की न्याय योजना थी उसके एजेंडे को भी ठीक ठाक ढंग से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। सरकार का जो बजट है वो अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए जो है वो बचा रहे। दोस्तों, इस बीच दो वीडियो बहुत वायरल हुए। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना गया कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री का लगभग 2.5 घंटे तक गला दबा दिया था। तो दूसरे वीडियो में सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर अपनी राय रखी और लोगों ने उन्हें यह कहते हुए सुना कि जो सत्ता पक्ष है वो नेहरू और इमरजेंसी पर बात करे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर नोटबंदी पर कोई बात करता है तो गलत हो जाता है और यह पक्षपात नहीं चलने वाला है। आइए दोनों वीडियो को यहाँ पर सुन लेते हैं। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज ट्रेजेडी, माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी,